और चाहिए ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। लगभग 2 महीने का ताबड़तोड़ सघन तूफानी प्रचार, 7 चरणों की मतदान की प्रक्रिया और राजनीतिक उत्तेजना का कम से कम 30 दिनों का कालखंड। इस सबके साथ आज उत्तर प्रदेश के चुनावी महायुद्ध का समापन हो गया। यानी इसको अगर हम महायज्ञ कहें तो पूर्णाहुति हो गई। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। अब नतीजा 10 तारीख को आएगा। तो 10 आज शाम पोलिंग खत्म होने से लेके और 10 मार्च को परिणाम आने तक क्या होगा? स्वाभाविक है, इम्तिहान देने के बाद नतीजे के लिए जो उत्सुकता, उत्कंठा, व्याकुलता होती है वही राजनेताओं में है, राजनीतिक दलों में है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, इन लोगों ने 200 से ज्यादा जनसभाएं की हैं इस चुनाव के लिए। देश में उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई किसी राज्य में कोई चुनाव संभव है क्या? नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद अगर देश में सबसे बड़ी कोई राजनीतिक गतिविधि होती है तो वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो अब सवाल गूंज रहा है, जनता का पोल खत्म हुआ तो एग्जिट पोल, तेरा एग्जिट पोल, मेरा एग्जिट पोल, उसका एग्जिट पोल, इसका एग्जिट पोल, सबके अपने आंकड़े, सबके अपने तखमीने, सबके अपने अंदाज, सबके अपने कयास। राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने गुमास्तों से, संदेशवाहकों से व्हाट्सएप पर बाढ़ लगा दी है आंकड़ों की, और सब सोर्सेस के हवाले से आ रहे हैं कि जी ये भाजपा ने गुप्त सर्वे कराया, ये उसका परिणाम है, ये सपा ने कराया, ये उसका परिणाम है, ये प्रियंका गांधी ने कराया है, उसका परिणाम, और ये बहन जी ने कराया। इस तूफान से गुजरना पड़ेगा, इस आंकड़ों की बाढ़ में डूबना पड़ेगा। लाख टके का सवाल अब केवल एक, योगी या अखिलेश, उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ, किसके मस्तक पर विजय की रोली लगेगी, ये सवाल। और तकनीकी रूप से भले ही 4 प्रमुख पार्टियां हों, लेकिन सच्चाई ये है, व्यवहारिक सच्चाई, कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में मुकाबला है। और चेहरों पर ले आए अगर पार्टियों को, तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच मुकाबला है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत किसके हाथ में आएगी, बागडोर किसके पास आएगी। उतना जीरो इन हो गया चुनाव, उतनी दुविधाएं समाप्त हो गई। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की भूमिका तब पड़ सकती है जब हंग असेंबली जैसी कोई सूरत बने, अन्यथा मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की भूमिका फिर नहीं ज्यादा रहेगी। उनके पास अपने एमएलएस की छोटी छोटी संख्या हो सकती है, रहेगी, लेकिन सत्ता के निर्धारण में उनकी भूमिका तभी होगी जब हंग असेंबली आए, अन्यथा सत्ता में निर्धारण में भूमिका नहीं होगी। और पिछले 3 चुनावों से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत ही दे रही है। मायावती जी को स्पष्ट बहुमत दिया, जब दिया तो उसके बाद अखिलेश जी को दिया, फिर योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा को दिया। और आज 7वें चरण का चुनाव भी हुआ है, उस पर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि वो चुनाव भी महत्वपूर्ण है। वहां बनारस शामिल है, काशी, वो काशी जिसके लिए शिव पुराण में
कहा गया है कि महादेव कहते हैं कि काशी मेरी देह है। सोचिए, वहां भी चुनाव है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और आजमगढ़ में भी चुनाव है जो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। इसलिए आज का चुनाव भी महत्वपूर्ण है 54 सीटों पर। इस सब पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को जरा देखिए, फिर मेहमानों से आपको मिलवाएं और उसके बाद बहस में चले और ये समझने की कोशिश करेंगे कि योगी या अखिलेश। सातवें चरण की 54 सीटों पर मतदान के साथ ही अब सारे सवाल इस सतह पर आकर खड़े हो गए हैं कि सूबे में किसकी सरकार बनेगी। एक महीने की चुनावी मैराथन के बाद अब पश्चिम से पूरब तक, अवध से बुंदेलखंड तक अपने अपने अनुमान और आंकड़े हैं। वहीं यूपी में 202 सीट से बनने वाली सरकार में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बनाएंगे सरकार, क्योंकि 400 के टारगेट में अब की बार 300 सीटें होंगी पार। समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे उनका राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। तमाम दावों और आंकड़ों के तकाजे पर वो सभी समीकरण सिद्ध किए जा रहे हैं जिनसे ये सिद्ध किया जा सके कि हमारा पलड़ा ज्यादा भारी है। सुरक्षा और सुशासन के मुद्दों में सरकार वापसी के दावों में सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये जनता है, सब जानती है। माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनाने की भागीदारी में गठबंधन वाले सहयोगियों की भी भारी जिम्मेदारी है। वहीं 7वें चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी 45 सीटों का दावा कर रहे हैं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, आपके अंबेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 1 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। और बनारस में 8 सीटें हैं, 8 में हम 5 जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई है। चंदौली में 4 है, 4 में 3 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में 7 हम जीत रहे हैं, 2 पर वहां लड़ाई है। इस तरह पूर्वांचल में जो 54 सीटों का चुनाव हो रहा है आज 7वें चरण का, आप देखिएगा इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे। वहीं बीजेपी के गठबंधन का भी अपना गणित है। निषाद पार्टी वाले संजय निषाद कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी तरह से निभाया है। ये विशेष चुनाव है और इसमें जनता इस बार मन बना लिया। जनता ने मन बनाया था कि अब तक तो इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ, इन्हें लाओ, लेकिन इस बार है कि किसी भी तरीके से हाथी नहीं आना चाहिए, किसी तरीके से साइकिल नहीं आना चाहिए, किसी तरीके से एक पंजा नहीं आना चाहिए। बहरहाल पश्चिम में कांटे की टक्कर हो या पूरब का घमासान, या हो अवध और बुंदेलखंड में कांटे का मुकाबला, इन सब के बीच अब 1 महीने बाद सवाल ये है कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार या योगी फिर एक बार, बसपा और कांग्रेस का क्या होगा किरदार। तो वही सवाल हर आदमी दूसरे आदमी से पूछ रहा है, योगी या अखिलेश। और चुनाव आयोग कह रहा है अगर आप ही लोग सब बता दोगे तो 10 को हम क्या करेंगे। हम मेहमानों का परिचय करा दें आपसे। प्रशांत उमराव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, प्रशांत जी का बहुत स्वागत है। अमान खान समाजवादी पार्टी के नेता, अमान जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता, सुधा जी का बहुत बहुत स्वागत है। के विक्रम राव साहब राजनीतिक विश्लेषक, विक्रम राव साहब का बहुत बहुत स्वागत। पहले तो ये सवाल
राजनीतिक लोगों से पूछ लूं, फिर बाकी बात बाद में हो। भाई देखो, एक बात राइडर लगाई देता हूं उमराव जी, अमान खान और सुधा मिश्रा, आप सब लोगों के लिए वही बोलिएगा जिसके बाद 10 तारीख को कोई किंतु परंतु ना करना पड़े और किसी को दोष देके बचने की कोशिश नहीं की जाए। फिर ये नहीं 10 तारीख को मैं सुनूंगा कि नहीं वो जी बदली छा गई थी और सूरज थोड़ा कम गर्म था, थोड़ी गर्मी ज्यादा थी और ईवीएम में ऐसा हो गया और फलाने में ऐसा हो गया, ये सब कुछ नहीं। अभी ठोक बजाक बोलना आज, ठीक है ना, उतना ही जितना 10 तारीख को ओन कर पाए। प्रशांत उमराव बताइए, एग्जिट पोल को छोड़ो, मैं तो आपका समझना चाह रहा हूं भाई, पार्टी भी तकमीना लगाती है, गणित लगाती है, ठीक, ब्रज क्षेत्र, काशी फला क्षेत्र, धिका क्षेत्र, कहां कहां कौन कौन कमी है, कौन अच्छाई रही, कौन कैसे लड़ा, हर एक मिनट की सूचना आजकल तो आती है। मैं जानना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी भाजपा और गठबंधन कितनी सीटें, इसके बाद ये राइडर आप अभी लागू है, ये नहीं चलेगा कि फलाने ने गुमराह कर लिया जनता को, नो, ये अखिलेश यादव की पार्टी के लिए भी अलाउ नहीं होगा, आपके लिए भी अलाउ नहीं होगा, ना ईवीएम ना गुमराह, ये 2 शब्द कतई बैन होंगे 10 तारीख को। अब बताइए बीजेपी एंड एलाइज कितनी सीट, अब तो हो गया जो कुछ होना था, बंद हो गया, अब क्या है, बिंदास बोलिए। देखिए अमिताभ जी, जो अब होना था हो चुका है जी, और ये लोकतंत्र का बड़ा उत्सव था और जो भी जनता का निर्णय होगा हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि हम सरकार बनाएंगे। संख्या बताओ महाराज, ये तो कौन आज की तारीख में, आज पूरी उत्तर प्रदेश की सांस अटकी है संख्या में। देखिए मैं तो ना तो ज्योतिषी हूं, ना चुनाव आयोग हूं, ना मेरे पास आंकड़े हैं। जो चीजें होंगी 2 दिन का वेट करना है। अब चूंकि हमारा चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है जी, अब कोई चीखा चिल्ली करने का, दावेदारी करने कोई पर्पज नहीं है। जो हमारा पर्पज था, हमने जो हमें हमारी मेहनत थी हमने कल तक कर ली है। अब हमें 10 तारीख तक वेट करना है। अच्छा, हाँ, और हम ना ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, ना हम ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, ना हमने कभी सवाल उठाया है। चाहे हम जिन राज्यों में जीते हैं तब भी हमने स्वीकार किया है, जिन राज्यों में हारे हैं तभी स्वीकार किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले दिन से 10 तारीख से ही उसने ईवीएम पे सवाल उठाना चालू कर दिया था। अभी भी राम गोपाल जी का 2-3 दिन से पत्र वायरल हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है या जो मतपत्र हैं उनमें गड़बड़ी की जा सकती है। तो ये स्पष्ट होता है कि किसको समस्या हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि जो होगा हम तो स्वीकार करेंगे। हमने बंगाल में भी स्वीकार किया और हम जो बाकी राज्यों में स्वीकार करते हैं, महाराष्ट्र में भी स्वीकार करते हैं, केरल में भी स्वीकार करते हैं, तमिलनाडु में भी स्वीकार करते हैं। तो जो होगा, हमें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। हम 10 तारीख का वेट, बड़ी अच्छी बात है वो। लेकिन मेरा अनुभव, प्रशांत ने कहा कि ना तो हम चुनाव आयोग में हैं, ना जोशी, ये सबको पता है कि आप एक राजनीतिक दल में हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, विक्रम राव साहब के पास जब पहुंचूंगा तो वो भी इस बात को एंडोर्स जरूर करेंगे, हर पार्टी एक अपना आकलन करती है एक एक सीट का, और सीट वाले जो जिलाध्यक्ष होते हैं वो बूथ का आकलन करते हैं लिखा पढ़ी में। ठीक है ना प्रशांत बाबू, है ना। शादी नहीं की कि बारातें हमने बहुत कर ली, इसलिए हमको मालूम है चुनाव कैसे लड़ाती हैं पार्टियां और क्या करती हैं, है ना। उसके लिए जोशी होने की जरूरत नहीं बाबू, और चुनाव आयोग में नौकरी करने की भी जरूरत नहीं। ठीक। दूसरी बात जो कही कि भाई हम लोग आरोप नहीं लगाते, हाँ ईवीएम आपका वक्तव्य नहीं है, हालांकि एक दौर में आपका ही वक्तव्य था। एलके आडवाणी और जीएल नरसिम्हन, ये ईवीएम का जो रट्टा है ये आप ही के यहां से आया था, आडवाणी जी की तरफ से। ये बात भी विक्रम राव साहब को याद होगी। और नरसिम्हा, जीएल नरसिम्हा जो बाद में सेफोलॉजिस्ट थे एक दौर में, वो बीजेपी से राज्यसभा में ही उसके बाद आए थे। वो बीजेपी के निकट ही तब आए थे जब ईवीएम वाला मसला उठाया गया था। अब वो दूसरे लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन हाँ, ये बात सभी राजनीतिक दल कोई न कोई उपाय ढूंढते हैं अपने बचाव का, बीजेपी भी करती है। तो उसके लिए उसके पास फ्रेज आमतौर पर रहता है कि गुमराह कर लिया या सत्ता का दुरुपयोग किया। ये 2 तर्क बीजेपी देती है, मैं इनको भी नहीं मानता ना। वोटर को कोई माई का लाल गुमराह नहीं कर सकता, और कोई सत्ता का दुरुपयोग किसी को सत्ता में वापस ला नहीं सकता। अगर सत्ता के दुरुपयोग से सत्ता आती हो, बचती होती, तो कोई मुख्यमंत्री कभी चुनाव ही नहीं हारता, कोई प्रधानमंत्री कभी चुनाव नहीं हारता। मेरा अपना स्टैंड ये है। अमान खान, आप पर भी वही सख्त राइडर्स लागू है, यानी समाजवादी पार्टी पर,
भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर लिया, कलेक्टरों ने चुनाव लड़वाया, ईवीएम में घपला घोटाला, इन सब बयानों को नहीं माना जाएगा। अब बताइए, आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, बज रहा है 5:20, तब आपकी पार्टी का अनुमान क्या है, कितनी सीट? अमिताभ सर, जी। ये 7वें चुनाव, जो पूर्वांचल का चुनाव, जिस तरह से यहाँ पे बेरोजगारी और जिस तरह से अमा, कल एक की बार वीडियो अमान बाबू, आपने- एक बात ना, मैं सुबह भी इस चर्चा में था, तब भी मैंने पार्टी के मित्रों से कहा, भैया अब मुद्दों को छोड़ दो, अब मुद्दों को बकस में रख दो, अब इनको धूप दिखाना 4.5 साल बाद, अब मुद्दों का क्या काम? अब तो नंबर का खेल है, मुद्दे की लड़ाई हो गई जो होनी थी। सर, मुद्दों पे ही वोट पड़ा है। अरे जो पड़ गया मुद्दे- ना, अरे गजब करते हो यार, पड़ गया ना वोट भाई। अब तो वोट पड़ना नहीं कि ज्यादा बोलने से कहीं वोट प्रभावित हो, अच्छा मिल जाएगा, अन्ना पशु का मसला उठाने से वोट तो पड़ गया। अब मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का अपना आकलन क्या है, कहां खड़ी है वोट में, संख्या में? ये 7वें चरण का चुनाव अमिताभ सर, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे लिए बोनस है। 6ठे चरण तक हम बहुमत क्रॉस कर चुके थे, ये बोनस है हमारे लिए। पहले चरण से लेके और 7वें चरण तक सिर्फ एक ही मुद्दा था और वहीं से वोट पड़ता चला आ रहा है। जिस तरह से बेरोजगारी ये मुद्दा है भाई, आज जनता, अरे तो बता दो हमको, 200, 250, 300, 400 कहां पहुंचे? कहीं तो कुछ रिकॉर्ड होगा, दिमाग लगाया होगा नहीं? 7वें चरण की आज वोटिंग हो गई है और हम 300 के पास खड़े हैं। ठीक है, जिस तरह से पहले ठीक चरण से और ठीक, अब दोबारा में आएंगे, अभी अभी रुको भाई। सुधा जी, आपसे भी वही सवाल, ठीक, मुद्दों में तो कुछ रखा नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, स्कूटी देंगे कि नहीं देंगे वो सब हो गया चुनाव, जिसमें जो कुछ जनता को भरोसा करना था, नहीं करना था, कर दिया उसने। अब आज मसला ये, कांग्रेस ने भी अपना एक आकलन किया होगा, सीट दर सीट, कौन अच्छा लड़ा, कौन खराब लड़ा, कौन कांटे की लड़ाई हुई, कहां सीधा जीत रहे हैं, कहां बिल्कुल हार रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का आकलन क्या है, कितनी सीट पर वो खड़ी है? देखिए, क्योंकि आपका जोर सिर्फ अंकों को लेके है कि जी हाँ। कितनी सीट जीत रहे हैं, हाँ। लेकिन मैं अंकों की बात ना करके बस आपका बात का उत्तर इस शब्द में देना चाहूंगी कि आपने कहा है कि आपने भले ही चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन आप जानते हैं कि कैसे क्या होता है। जी हाँ। तो मैं वो ढपोल संघ की हालत में ना आके कि बोलूं और वो चीज ना हो, मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जितना आज 7वें चरण का चुनाव हुआ है, सकारात्मक जो पहलू बदले हैं, जो परिवर्तन की लहर चली है, मुद्दों की बात हुई, चाहे जो बात हुई वो हो चुका है, बंद हो चुका है। और ये मैं 100% कह सकती हूँ कि जो जनता का रुझान था, वो रुझान हमारे कांग्रेस के लिए बहुत ही बेहतरी का एक दृश्य उपस्थित करेगा, सकारात्मक चीजें आएंगी और बहुत बेहतर आएंगी। जी, ठीक अंक कितना होगा वो तो 10 तारीख को बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक सुधा जी, लेकिन मैं आपको ठीक है। पूरी तरह से कह सकती हूँ कि यह बेहतरी हमेशा लोगों से जुड़ के जो रूप में आया है, सकारात्मक रूप ठीक है सुधा में, जी। वो दिखाई पड़ेगा 10 तारीख को। जो बात सुधा जी ने कही, सकारात्मकता और बेहतरी, ये स्काई इज द लिमिट है। कितने को भी हम सकारात्मक मान सकते हैं और कितने को भी हम बेहतर मान सकते हैं। ये आज का मसला नहीं, आज तो बात थोड़ी खरी होनी चाहिए। खैर, विक्रम राव साहब, 2 महीने की भागम भाग, बड़े नेताओं की 150, 250, 200 रैलियां, देश भर के जहाज, उत्तर प्रदेश में आसमान पूरा जहाजमय हो गया 2 महीने। जैसे चमनगंज में विक्रम ऑटो नहीं चलते, उससे ज्यादा तो जहाज चल रहे थे उत्तर प्रदेश में। जिसे देखो लल्लू टप्पू सब जहाज लिए घूम रहे। क्या पान खाने भी आदमी जा रहा तो करे चलो जहाज ही लिए चलो, क्या करना है? नहीं, वो आदमी, इसी में लोगों ने अपने ससुराल का भी यात्रा कर ली होगी। मैं जानता हूं नेताओं ने कहा होगा चलो ससुराल भी हो, जब जहाज है, तेल पड़ा ही है क्या, हाँ बाद में मिला ना मिला क्या जरूरत है। खैर, गंभीर मसला ये है विक्रम साहब, आपने बहुत सारी बारातें देखी हैं, हमसे दूनी चौगुनी बारातें आपने देखी। इधर उधर न भटक के हम लोग अगर समझना चाहें कि आपको क्या लग रहा है, किसके सर मोर सजेगा? देखिए,
मेहता भाई जी दो चीजें पहले साफ कर दूं। हर भारतीय में, हर वोटर में एक होती है मनोकामना, एक होती है तथ्यात्मक विश्लेषण। तो मैं चूंकि राजनीति में नहीं हूं, मैं मनोकामना के आधार पर नहीं बोलूंगा, मैं तथ्यात्मक विश्लेषण करके बोलूंगा। जी और उसमें दो चुनाव, मैं पिछले करीब 8-10 विधानसभा चुनाव यूपी के, उसका विश्लेषण, और मेरे जो साथी लोग हैं अलग अलग खासकर जिलों में, कमिश्नरी में, उनसे संपर्क करके, वो भी नॉन पॉलिटिकल है, किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, तो बाई एंड लार्ज मार्जिन आप 10-15% के रखिएगा फॉल्ट मार्जिन, लेकिन 85% सही होगा उनका। तो ये दोनों बातें क्लियर कर दूं जो लॉजिक का आधार मेरा है। और दो चीजें, दो चुनाव मैंने काट दिए हैं, 1972 का और 1978 का। 72 में बांग्लादेश की वजह से लोग विधानसभा भंग करके स्वीप करके थे, इंदिरा गांधी ने हाजी स्वीप किया था, वो वहाँ उस ओपिनियन को चला नहीं था, वो बांग्लादेश पाकिस्तान तोड़ दिया बस उमंग में, भावना में। और यही बात आई थी जब 78 में इमरजेंसी, 78 इमरजेंसी जीते, और बाद में वोट उनको दो जो सरकार चला सके और प्याज के दाम, कि 80 में लोग साफ हो गए और श्री प्रताप सिंह आगे सीएम बन गए। तो इन दोनों को मैं काट दे रहा हूँ, वो कोई बैलेंस रिव्यू नहीं था, वो सिर्फ एक उमंग था, उत्साह था। मेरा मानना ये है, स्पेसिफिक तौर पर बताऊं मैं आपको, चारों पार्टी, तीनों पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी 212 से 220 के बीच में आ रही है, सरकार बना रही है, लेकिन 120 सीटें हार रही है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये मोदी जी पे रिफ्लेक्शन होगा, उनका टाइम टेबल भी मोदी तय कर लेंगे, योगी को कितने दिन रहना है, क्या करना है उनको, कि 120 सीटें हारना किसी सिटिंग सीएम के लिए अपमानजनक है, पराजय है। ये सरकार बनाने मात्र से कोई लक्ष्य नहीं लग जाते, लांछन बना रहता है। तो 120 सीट हारता जो कुशन है कर रखा उन्होंने, इतना कुशन 120 सीटों का, सरकार तो बन गई, हार के क्या हुआ, ये चीज होगी। तीसरा, समाजवादी पार्टी पहली बार यूपी के इतिहास में बहुत सशक्त, सबल, निर्भीक प्रतिपक्ष बन के आएगा, 150 से 155 सीटों को लेके। मजबूत सरकार, मजबूत विपक्ष बनेगी, सरकार चल नहीं पाएगी, सरकार की तानाशाही और निरंकुशता नहीं हो पाएगी, इसको रोकने में बहुत सफल, बहुत अच्छा होगा, यूपी के लिए भला होगा कि एक मजबूत अपोजिशन आया है। कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा फायदा हुआ, ये जो सिकुड़ के 3-4 जिलों में और मालवेदु जहाँ के दफ्तर वही रह गई थी, ये कम से कम 403 सीटों पर इनके झंडा बरदार आ गए हैं, इनके नाम लेवा आ गए हैं, पहले इनके तर्पण करने वाले नहीं थे। तो प्रियंका को जाता है इसमें बहुत जबरदस्त सूत्र क्या है कि पार्टी का हार के चिन्ह पैदा कर दिया है सारे जिलों में। लेकिन यहाँ एक बात और, राहुल गांधी बचते रहे कि फिर लांछन न लग जाए कि आप वजह से यूपी हार गए, वो आए नहीं, वो एब्सटेंशन है, जैसे यूक्रेन की वोट भारत ने किया था, एब्सटेन कर जाओ, न लांछन लगे न बुराई हो। राहुल गांधी ने वही अपनाया, जॉय बहन को लगा दे, बहन लड़ती रही, बोला क्या मजाक है, अमेठी जाके वो लौट आते अपनी सीट पे, इतने डर गए। और बीएसपी, राव साहब बीएसपी, अब आ रहा हूँ, सतीश मिश्रा ने शपथ ग्रहण की तैयारी कर दी है मायावती की, उनके अनुसार मायावती की सरकार बन रही, मुख्यमंत्री बन रही है। मेरे ख्याल से वो शेख चिल्ली टाइप का है ये, कि सपना, वही मनोकामना है कि बहन जी बन जाए। किससे लोग आते हैं बहन जी का अभियान करने के लिए 6 महीने पहले, क्या पिकनिक करने के लिए आगरा और ये सब जगह पश्चिम, और पूरे पे कहीं गई नहीं, मजाक बना दिया। ये जननेता ही है, वही मैं शिकायत करता रहा अखिलेश यादव से हमेशा, तुम कभी जेल लेके जिंदगी में अपने घर से बाहर नहीं निकले, संघर्ष निकला, जेल और फावड़ा था तुम्हारी पार्टी का चुनाव निशान, तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिता भी जेल गए, और तुम आराम से बैठे हो और सोचो सरकार बन जाएगी। ऐसे सरकार नहीं बनती है, संघर्ष होता है, रचना होती है, रचना बाद में आती है, संघर्ष होता है। अजय कुमार लल्लू में तो इसे हर बार तारीफ करता हूँ, जेल जाता रहा वो अकेला कांग्रेस में, जिसे जान दी प्रियंका गांधी पार्टी को। तो ये मेरा विश्लेषण है, मैं सोचता हूँ मैं भैया लाज सही होऊंगा। अब अगर
अब इतनी रिपोर्टिंग का अनुभव तो है, इतनी बड़ी गलती तो कर नहीं सकता। मार्जिन होगा 10-15% का होगा, ज्यादा नहीं होगा। जी ठीक बात है। प्रशांत उमराव, आपने राव साहब को सुना? वो कह रहे हैं राव साहब की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल किनारे मामला आएगा। 125 से 120 सीटें कम हो जाएंगी 17 के जनादेश के मुकाबले 22 के जनादेश में। आप इस धारणा से सहमत हैं? देखिए, राव साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी हमारी सरकार जो अपने दम पे बनेगी, इवन हमें अपने सहयोगी दलों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। जो सहयोगी दलों की सीटें होंगी वो एडिशनल में रहेंगी और हम अपने दम पे, ये निश्चित तौर पर सीटें, चूंकि पिछले 35-40 सालों में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली ये एंटी इनकम्बेंसी होती है 5 साल के कार्यकाल में होती है, तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना नुकसान होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हम अपने अच्छे मार्जिन से सरकार बनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें 20 सेकंड का, फिर समाजवादी पार्टी से पूछेंगे कि भाई आपको इस जो नंबर राव साहब ने इंडिकेट किया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक। लीक करेगा? नहीं करेगा सर। लीक करता है, रोज करता है। कभी नहीं करता सर। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। लीक करेगा? नहीं करेगा सर। लीक करता है, रोज करता है। कभी नहीं करता सर। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। जी भाई अमान खान, आपने सुना राव साहब को? उन्होंने कहा 150 से 155 के आसपास विधानसभा में समाजवादी पार्टी की उपस्थिति होगी और ताकतवर विपक्ष के रूप में बैठेगी। अमान खान सर, राव साहब बहुत सीनियर पत्रकार है, लगातार मैं उनको बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस वक्त 2 बातों पे सहमत ने कहा कि 150 से 155 समाजवादी पार्टी जी साहब, मैं आपको बता दूं, लगातार ग्राउंड पे मैं भी रहा हूं और लगातार पहले से लेके कल गाजीपुर और वहां से लौट के आया हूं। आपको मैं यकीन दिला रहा हूं जिस तरह से बदलाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और हम 300 के आसपास हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 से 85 सीट के आसपास है। गजब की नाराजगी है छात्रों में, गजब की नाराजगी है किसानों में। साहब हम 300 के आसपास है। और दूसरी बात, साहब ने कहा कि पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी ने संघर्ष नहीं किया, जेल नहीं गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग भी धरने के दौरान जेल गए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब लखीमपुर की घटना में जा रहे थे तो कैसे उनके घर को बिल्कुल छन्नी की रंग बनाया गया था। सुबह यहाँ से लेके हजरतगंज तक ऐसी पुलिस फोर्स लगाई गई थी साहब कि सारी समस्या आज विक्रमादित्य मार्ग के पास है, बाकी देश में कुछ बचा नहीं है। तो मुझे लगता है अमिताभ सर कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है, और 10 तारीख को आपके चैनल पे बैठूंगा और 11-12 बजे तक आंकड़े आ जाएंगे, बड़ा बदलाव होने वाला है जी। मुझे लगता है किसान अब अपनी फसल बचाएगा और सांड किसान खेत से भागने वाले हैं। मुझे लगता है जितना कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आपने बच्चों को देखा होगा किस जोश उत्साह से वो चंदौली, गाजीपुर, मऊ। अच्छा प्रशांत, ये समाजवादी पार्टी के अमान आपको 80-85 सीटें दे रहे हैं, आप इनको कितनी सीटें दे रहे हैं? देखिए, अब सीटें तो देने का काम जो जनता ने किया है वो 10 तारीख को पता चलेगा। जिसको जो सीटें मिलेगी 10 तारीख तक, लगभग इसी समय तक पता चल जाएंगी। हाँ। मैं कौन होता हूँ किसी को सीटें देने वाला। हाँ। हम अच्छे बहुमत के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बनाएंगे
बाकी लोग बहुत कम आंकड़ों में निपट के रह जाएंगे। जी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, इतना सब इतनी देर की बहस के बाद आपकी कुछ इच्छा ऐसी हो रही है क्या कि आंकड़ा बताया जाए कांग्रेस का भी? नहीं नहीं, बिल्कुल आंकड़े की बात मैंने पहले ही कहा था, जैसा कि विक्रम रावत सर ने कहा, मैं उनका सम्मान करती हूँ। उन्होंने जो बातें कही वो उसमें से कहीं भी उन्होंने जो आंकड़ों की बात की थी, मैं बस वहां इत्तेफाक थोड़ा सा नहीं रखूंगी, क्योंकि उन्होंने भाजपा को पूर्ण बहुमत में दे दिया कि वो सरकार तो बना ही लेंगे। लेकिन आपने उसके बाद प्रवक्ता जो हमारे भाई प्रशांत जी, उन्होंने कहा कि हमें सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो उनका अहम था, इसी ने 5 सालों में जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, क्योंकि आप जानते हो जब इनकी सरकार आई थी उस समय सभी चाहते थे कि परिवर्तन हो, विकास हो, क्योंकि जो कहते आए थे लोगों को लगा था कि हाँ बेहतरी हो सकती है। तो मैं 4 लाइनें कहूंगी कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा है। ठीक तो बिल्कुल सही बात इन लोग की लागू होती है। और दूसरी बात, अंकों की बात मैं करूंगी आपसे अमिताभ जी, मैं जरूर बोलना चाहूंगी। हमने पहले ही कहा है कि जिस मनरेगा को इन लोगों ने कहा था कि ये नहीं, मनरेगा पे नहीं जाइए, चुनाव में सीटें कितनी उस पर बात करो, मनरेगा की चर्चा करेंगे तो 3 दिन चाहिए बहस में हमको। नहीं अमिताभ जी, बातें बस स्पष्ट करने दीजिए, मैं उस पर नहीं आ रही हूँ। इनको वही चीजें लानी पड़ी जिसको ये दूसरों की विफलता बता रहे थे। तो आप जानते हैं कि जब हम झूठ और सच में तालमेल नहीं रख पाते हैं तो हमें वापस नहीं जाना पड़ता है। और 100% कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक कुछ निवेदन राजनेताओं के सम्मान में मैं भी कर दूं। हालांकि न तो मैं राजनेता हूं, न मेरे पास राव साहब जितना अनुभव है, फिर भी कुछ कह दूं। मुझे लग रहा है कि नेताओं को ये भ्रम बहुत रहता है कि वो पल्स समझते हैं, जनता की नब्ज समझते हैं। वो अक्सर कहते भी हैं, माँ भाई अग्निहोत्री जी, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, हमको पता है। अच्छा जी, तो मैं सोच रहा था दिन में कि कुछ इस पर जरूर आज कहूंगा कार्यक्रम में। मेरी नजर में 2 बड़े नेता हुए भारत में। राव साहब मेरी बात से सहमत होंगे। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नेहरू जी बहुत बड़ा नाम है, भारत की बहुत बड़ी पहचान है उनसे। लेकिन राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी बड़ी नेता हैं, कांग्रेस की सार्वकालिक बड़ी नेता। वैसे ही जनसंघ बिरादरी का सबसे बड़ा चेहरा, भाजपा नहीं का मैंने, पूरी जनसंघ बिरादरी का या संघ परिवार का राजनीतिक सबसे बड़ा चेहरा अब तक वाजपेयी। इंदिरा जी ने 77 में यह फैसला किया, उनको अंदाजा था कि हम 320 सीट जीत के आ जाएंगे। चुनाव करा दिया, उनका नतीजा क्या निकला? 140, वो भी दक्षिण ने साथ दिया, वरना डूब गई थी लुटिया। ये तो उनका आकलन निकला एक बार। तो जब हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुनते हैं, वो कहते ना भाई साहब लिख के रख लो अग्निहोत्री जी, हम घूमे हैं, तब मैं ये याद आता है। वाजपेयी जी जब सरकार में थे तो उनको भी लगा और साथ में अडवाणी जी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, सबको लगा कि यही है राइट टाइम बेबी, यही चुनाव करा लो, लौट के सरकार आ रही थंपिंग मेजॉरिटी से, 6 महीने का इंतजार मत करो। प्रीपोन कर दिया इलेक्शन। क्या हाल हुआ? वाजपेयी जी के पास तजुर्बा कम था, वो तो जवाहरलाल के समय के थे। इसीलिए मुझे कई बार लगता है, और आज का ताजा उदाहरण दे दे, लोग कहेंगे पुराने उदाहरण दे दिए। जब अखिलेश यादव और मायावती जी का अलायंस हुआ तो कौन ऐसा राजनीतिक विद्वान था जो ये कह रहा था 15 सीट आएंगी कुल? कोई नहीं। मैं यहां कोट नहीं करना चाहता, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मेरी बात होती थी कि वो क्या नंबर कोट करते थे। इसलिए लोकतंत्र की इस खूबी को सब लोग स्वीकार करिए। ऐसा तो कोई राजनीतिक व्यक्ति बना ही नहीं जो ये कहेगा ना जी हम, हाँ तुक्का कभी मेरा भी सही हुआ, कभी आपका सही हो गया। सारा खेल तुक्के का ही है मित्र, है ना। इतना बृहत
15 करोड़ की वोटर, 6000 देश भर में जातियां, उत्तर प्रदेश में 6000 नहीं 2000 सही, जातियां, उपजातियां, गोत्र, आर्थिक स्थितियों में कम से कम 20 लेयर, शैक्षिक स्थितियों में कम से कम 20 लेयर, सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग। कौन कहां थर्मामीटर लगाएगा? ये भी बात है जो मुझे लगता है समझना चाहिए राजनीतिक लोगों को। एक ओवरऑल व्यू तो खिंच सकता है, लेकिन जब राजनीतिक लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि नहीं जी हम तो सब समझ गए, तो जनता कहती है कि नहीं आप कुछ नहीं समझे। राव साहब मैंने ठीक कहा ना, 2 बड़े लीडर्स के उदाहरण मैंने दिए, वाजपेयी और इंदिरा गांधी। दोनों अपने आकलन में गलत हो गए। आप बताइए उनसे ज्यादा अनुभवी कौन होगा इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल। और उनका हाथ था नब्ज में, जनता के नब्ज पर था जी। वो पहचानते थे क्या हो रहा है, फिर भी गलत हो गए जी। तो भैया अमान खान साहब, ये बात समझ में आई? ये पब्लिक है, ये एक आदमी घर से निकलता है और 3 पार्टियों के चुनाव कार्यालय में नाश्ता करता है, फिर घर जाता है, तीनों को लगता है ये हमारा वोटर है। गलत तो नहीं कहा भैया अमान खान? बिल्कुल निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं अमिताभ सर, बिल्कुल। लेकिन ये जनता ही है जो पिछले 5 साल से झेल रही थी, जो ये पिछले 5 साल से जिस तरह से किसान, यहाँ बैठा कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो ये बता दे जब ये 5 साल में, देखिए सरकार अमिताभ सर बहुत बड़ी चीज होती है। आप किसान के खेत से अगर हमारा पशु नहीं भगा पाए, आपको पता है, देखिए इस अच्छा एक बात कहूं, आज मैं बड़ा ही रोचक बहस करने के मूड में हूं, कतई झंझट नहीं। एक बात कहूं, अगर ये मान लीजिए भाजपा की सरकार बनी, मान लो भैया हाइपोथेटिकली चल रहा है, अभी तो चुनाव आयोग तो है नहीं हम लोग, मान लो इनकी सरकार बन गई प्रशांत उमराव की, तो मान लोगे कि सारे जंगली सांड का मसला खत्म हो गया? ये मसला नहीं था, तब ये मानना पड़ेगा ना अमान खान? अमिताभ सर 10 तारीख दूर नहीं है, 3 दिन रह गए हैं, देख लीजिएगा बड़ा बदलाव होने वाला है, निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होने वाला है। और यही बात मैं प्रशांत उमराव से भी कहूंगा। अगर 10 तारीख को, हाइपोथेटिकल फिर सवाल है प्रशांत, अगर 10 तारीख को समाजवादी पार्टी को जनादेश दे दे जनता, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि तमंचावादी और क्या आतंकवादी जो भी बताया था कि उनके संरक्षक, इनके संरक्षक, ये सब चीजें गलत थी। जनता ने एक समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं माना, तब तो स्वीकार करना पड़ेगा भाजपा को। प्रशांत उमराव, देखिए लोकतंत्र में जनता सबसे सुप्रीम है, जो जनता जो जनादेश देती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैंने तो प्रारंभ में बता दिया था कि हम तो हर जगह जो जनता जनादेश देती है उसको हम स्वीकार करते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। हमेशा हमारे पक्ष में नहीं आता, हमेशा हमारे विपक्ष से नहीं आता। नहीं, मेरा सवाल ही दूसरा था। जब नेता ये कहते हैं जनादेश को हमने हृदय से स्वीकार किया, तो मैं उनसे कहता हूं इसका कोई विकल्प है क्या कि ना स्वीकार भी करो? ऐसा वैकल्पिक प्रश्न नहीं, ये तो मैंडेटरी है, स्वीकार करने पड़ता, बस में करो चाहे अस में करो। मेरा सवाल मित्र ये था कि जो चार्जशीट आपने फ्रेम की समाजवादी के खिलाफ इलेक्शन में, फिर आप ये मानेंगे कि गलत थी? जैसे वाइस वर्सा समाजवादी ने जो आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए, अगर आप सरकार में आ जाते हैं तो मैं कहूंगा समाजवादी को ये कहना चाहिए बड़ा दिल दिखा के कि हमारे आरोप गलत थे, और वही शर्त आप पर लागू होती। प्रशांत उमराव, मेरा सवाल ये था दोस्त। गलत सही किसी को नहीं कहा जा सकता, परिस्थितियां निर्भर करती हैं, और ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी को पूरी जनता वोट दे रही, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। कोई पार्टी अगर जीत गई इसका मतलब थोड़ा कि उसने सब कुछ अच्छा ही किया है, ये सारे 100% जनता ही वोट देती है। हम जीतेंगे तो हमें भी मैक्सिमम 49-50% वोट मिलता है, आधे लोग हमारे भी अगेंस्ट रहते हैं। लेकिन लोग यहाँ तो भारत की जो प्रणाली है, आपको जब जिसको सबसे अधिक मत मिलते हैं उस आधार पे होता है। तो जो जीत जाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसने सब काम सही किया, उसको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, या जो हार जाता है इसका मतलब ये भी नहीं कि उसने सब कुछ गलत ही किया है, तो कुछ लोगों के लिए तो उसने अच्छा ही किया होगा। ठीक, तो ये किसी को उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ठीक बड़ी बात कही प्रशांत उमराव ने। तब मैं देखूंगा अगर बीजेपी सरकार बनाती तो फिर बीजेपी के पास ये इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि वो कहे कि हाँ भाई 48%, 40%, 42% जो भी उसको परसेंटेज मिले, इतने लोगों ने मुझे सही माना और इतने परसेंट ने मुझे अभी भी गलत माना, हालांकि मैं सत्ता में आ रही हूं। तब फिर ये कहने का साहस होना चाहिए अगर आप अपनी व्याख्या दे रहे हैं। यहां पर मसला ये है दोस्त। हाँ अमान खान बोलिए भैया। अमिताभ सर 17 के चुनाव
17 के चुनाव में हमने स्वीकार किया कि जनता कहीं ना कहीं अब उम्मीद में है मेट्रो नहीं बुलेट ट्रेन की, जनता कहीं ना कहीं अब उम्मीद में है लैपटॉप नहीं टैबलेट की, जनता कहीं ना कहीं उम्मीद में है अब जो नौकरियां हैं उस पे लाने की छात्र को। लेकिन अब हो गया 5 साल और अब जनता ने देख लिया और सारे काम देख लिए और इसी दौरान कोरोना भी हो गया, पूरे दुनिया में कोरोना हुआ, यहाँ भी कोरोना हुआ। इसी दौरान मजदूर भी आ गए अपने घर, जिनके छाले पैरों में आज भी शायद नहीं सही हुए उनमें। इसी दौरान 1 से 1.5 बीघे वाला किसान जब उसके खेत में सांड आके उसकी फसल खाता है ना अमिताभ सर, तो उसके आंसू निकलते हैं। और आज तो 7वें चरण का चुनाव हो गया है। मुझे लगता है और मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि बदलाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में और निश्चित रूप से हम 300 के आसपास आ रहे हैं, बड़ा बदलाव हो। ठीक 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 भैया, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, 20 सेकंड का, फिर वापस लौटेंगे। तो फिर जरा इस बात को मैं रखूंगा राव साहब के साथ कि जनादेश के बाद ये तो सारी पार्टियां कहती कि जी हमने जनादेश के सामने सिर झुकाया, वो क्रेडिट मत लीजिए। सिर झुकाना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि मतलब ईएमआई थोड़ी ना कि इस महीने नहीं अगले महीने भर देंगे, वैकल्पिक है ना। सिर तो झुकाने पड़ेगा। भारत में कोई सैनिक क्रांति तो हो नहीं सकती कि उत्तर प्रदेश में पीएससी लेके कोई चढ़ गया ना। सरकार तो जो जनता ने कह दिया वो बनती। हम लोग उन चार्जेस को विड्रॉ क्यों नहीं करते फिर? भाई हमने कहा ये सरकार जन विरोधी है, इस सरकार ने लोगों का गला घोंट दिया और वो सरकार वापस आ जाए तो हमें मानना चाहिए कि हमने गलत बोला। और यही बात विपक्ष पर लागू। 20 सेकंड बाद आएंगे तो इस मसले को जरा समझेंगे। 2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। 2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। राव साहब के पास चलूं उससे पहले सुधा मिश्रा से भी इस पर कांग्रेस का भी व्यू ले लूं। सुधा जी, सब कहते हैं लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च, ठीक बात है। तो जो हम चार्जेस फ्रेम करते हैं, अगर जनता का वर्डिक्ट उन चार्जेस के खिलाफ जाए, ठीक, तो हमें इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि हम कहें कि हाँ ये बातें गलत थी, क्योंकि जनता तो गलत नहीं हो सकती, राजनीतिक दल गलत हो सकते हैं, लेकिन 15 करोड़ लोग तो गलत नहीं हो सकते वोटर। वही तो मिला के भारत है, वही मिला के उत्तर प्रदेश है। लेकिन तब हम लोग चुप हो जाते हैं, 6 महीने उसमें चले जाते हैं कंबल के नीचे, चुप, फिर 6 महीने बाद फिर आ जाते हैं और फिर अपना राग अलापना शुरू कर देते हैं। नहीं, कोई पार्टी। जी मैं बोलूं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात उठाई है, आपने देखा होगा कि जब भी हम मसलों की बात करते हैं, जो मुद्दे हैं, आपने कहा कि अगर आप जनता आपको क्या दे रही है, आपको बहुमत मिला, अल्पमत मिला, आप सरकार में हो या नहीं हो, लेकिन हर चीज के होने के बाद आप जानते हैं कि चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सत्ता में हो या सत्ता के बाहर, मुद्दे खत्म तो नहीं होंगे ना। परसेंटाइल चाहे जितने का हो, 51% वोट पाके कोई सरकार बना सकता है, कोई 59 पाके कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन आपने कहा क्या मुद्दे खत्म रहते? बिल्कुल मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। और यही हमारा जो दृष्टि है कि मुद्दे खत्म नहीं है। अगर हम सरकार में है या विपक्ष में है, उन मुद्दों के साथ हम पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और बार बार लगे रहेंगे कि जो आप बोलते हो। एक मैं लाइन बोलूंगी, हमारे जो सरकार में लोग होते हैं उनके साथ कृतज्ञता का बहुत, आपने देखा होगा कृतज्ञ बहुत है, कृतज्ञता हमारे पास नहीं बची है। तो मैं बस 2 लाइनें देंगे कि जो दे रहे हैं तुमको फल पके पकाए,
ये पेड़ तुमको मिले हुए हैं लगे लगाए, इतना तो मानना पड़ेगा। ठीक इतनी कृतज्ञता तो हमारे अंदर होनी ठीक है। चाहिए। बिल्कुल। मैं जो बात कह रहा था सुधा जी उससे थोड़ा डेविएट कर गई। मान लीजिए मैं एक स्पेसिफिक उदाहरण दूं, मैं चाह रहा था पर्दे में बात हो जाए, लेकिन अब आप लोग भी ऐसा ऐसा आड़ा तिरछा तर्क फेंकते हो गुगली कि फिर सीधी बात करनी पड़ती है, जो कड़वी होती है लेकिन झेलिए। आप मेरे सेहत पर क्या फर्क है, मैं कड़वी बात कर दूंगा। आपने कहा कि योगी सरकार ने नौजवानों का जीवन नरक बना दिया, ठीक, किसान का जीवन नरक बना दिया, मान लिया जी। नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, महिला, जब सबका जीवन नरक बना दिया और ये वापस आ जाए तो आपको गलत मानना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपकी बात सही होती तो ये वापस नहीं आना चाहिए इनको। ऐसे ही अगर, अरे रुको भाई, एक मिनट रुकिए, ऐसे ही समाजवादी पार्टी का मसला, ऐसे ही बसपा का मसला, ऐसे ही कांग्रेस का मसला, इतना तो मानो, सबको मानना चाहिए। हमने कहा किसान विरोधी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी अगर सरकार में आ जाए तो बिना किसान के वोट के आ जाएगी, या भाजपा या कोई भी पार्टी। मैं ये सिर्फ कह रहा था राव साहब, ये बड़ी पेचवो है। हम लोग इतने तीखा चार्जशीट रख देते हैं चुनावों में कि मतलब ऐसा लगता है ये पार्टी नहीं हो गई, देश विरोधी पार्टी हो गई क्या, और इसमें सब गलती गलत है। जब उसको जनता मैंडेट दे देती है अपना, तो हमको चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमारे आरोप कहां गए। नहीं, अमिताभ भाई, आपने बहस के स्तर को जी बहुत बौद्धिक लेवल पे उठा दिया है, तो बौद्धिक लेवल पर ही विश्लेषण होना चाहिए। मैं एक छात्र हूँ राजनीति शास्त्र का, राजनीतिक पार्टियों को बहुत नजदीक से देखा पिछले 4 दशकों से, कई विधानसभा संसद में जाता रहा। मेरा सिर्फ ये कहना कि आपकी जो थीसिस आपकी है जरा बहुत गंभीर है, गौर करना पड़ेगा, वरना विकृतियां पैदा हो जाएंगी। जूरी जज नहीं हो सकती। जूरी आम आदमी के लोग चुने जाते हैं, कोई कहीं रोटरी क्लब, कोई लायंस क्लब, कहीं पत्रकार, कहीं कुछ, ये सब आते हैं जूरी में। आपको याद है नानावती केस है, जूरी ने कहा था नॉट गिल्टी, और जज अगर रही मर्डर का गिल्टी नानावती, ये बात की बात है, उसे माफी करती थी। जूरी जज नहीं हो सकती। साक्ष्य, एविडेंस के एक्ट के मुताबिक साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय होता है वो न्यायिक निर्णय होता है। हमारा क्लास फेलो था जस्टिस रजा, या वो सीनियर जज था लखनऊ का, वो कहा करता था, तुम लोग अखबार छाप देते हो मर्डर अरेस्टेड, रेपिस्ट अरेस्टेड, और तुम लोग कौन होते कहने वाले वो रेपिस्ट है, हम तय करें कोर्ट में एविडेंस के आधार पे। ये बात आपके थीसिस पे अप्लाई होती है, क्योंकि अगर ये जनादेश को मान ले कि जनादेश सही है गलत, जनादेश, लंका की जनता भी रावण के साथ थी, वो कौन सा अलग थी उसके, वो तो सीता के डिटेंशन को जस्टिफाई कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जनादेश की सीमाएं होती है, और जनादेश 1977 में इंदिरा गांधी हार गई, तो 1980 में उसकी जीत के मानी है कि उस इमरजेंसी सही थी। जो संजय गांधी कहा करता था, देखिए जनता ने कह दिया जनादेश में कि इमरजेंसी सही थी, ये क्या तुक है। नंबूद्रीपाद की सरकार को मेजोरिटी में थी, बर्खास्त किया था इंदिरा गांधी के नेहरू ने। गुलजारी लाल होम मिनिस्टर थे, नंबूद्रीपाद गए, हाथ जोड़ा, कहा महाराज आपने हमारी सरकार को बर्खास्त क्यों कर दिया, हम तो मेजोरिटी हमारी थी असेंबली में, यही कहता लोकतंत्र। उन्होंने कहा नंदा ने, जो लोग कहेंगे अब, people will take some time to know, Mr. Namboodiripad, how dangerous communists are in India. ये नंदा का जजमेंटल स्टेटमेंट था। कौन होते हम तय करने वाले, अरे चुनाव से जीत के आए, वो एजुकेशन बिल को खत्म करके आए, लेकिन जनादेश अलग है, सीमाएं हैं, और जुडिशियल बड़ी अलग है। यहाँ हमें देखना पड़ेगा, हमने जो लोकतंत्र एक्सेप्ट किया विद ऑल इट्स डिफेक्ट्स, सारी कमजोरियों के बावजूद हमने लोकतांत्रिक प्रणाली किया है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा मानवता ने कोई बेहतरीन सरकार ढूंढ रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो इसके मद्देनजर आपकी बात को थोड़ा बौद्धिक लेवल पर अगर मैं कहूँ तो मुझे ये कहना है कि जनादेश को आप इसे मिक्सअप मत कीजिए। जनादेश अगर आ गया, ये
अखिलेश यादव ठीक था, मेजोरिटी आ गई, इसके बाद ये थोड़ी कि बीजेपी सब खराब है। नहीं राव साहब, इसमें मेरा एक सबमिशन है। ये बात मैंने क्यों कही, उसके पीछे एक तर्क है। पिछले 20-30 सालों से एक चलन चला कि जिस वोट से, मेरी बात को गंभीरता से सब लोग सुन लीजिएगा प्लीज, जिस वोट से जगन रेड्डी चुने गए, जिस वोट से स्टालिन चुने गए, ममता चुनी गई, नीतीश चुने गए, योगी आदित्यनाथ चुने गए, अरविंद केजरीवाल चुने गए, एक ही वोट से चुने गए ना, भारत का ही वोट से। ठीक, जहां हमारा आदमी जीत गया वो वोट तो बढ़िया, बाकी सब रिगिंग कर लिए, जनादेश अपहरण कर लिए, जनादेश का गुमराह कर लिए, ठग लिए, ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, ये चलेगा क्या? आप जीत जाए तो जनादेश पवित्र, दूसरे का जीत जाए तो फिर आपकी वही बातें फिर शुरू। अरे ये तो मानो अब जनादेश फाइनल है तो सब सारी स्थितियों में फाइनल, वो बिहार में भी फाइनल होना चाहिए, बंगाल में भी नक्शर हो आप, उसके लिए दिल्ली में भी हो। बिल्कुल, मैंने इसलिए ये बात उठाई। इस देश में ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। हमारा आदमी नहीं जीता तो जनादेश भी ठेंगे पे। ठेंगे का मतलब, जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब नहीं कि आप सरकार कब्जा लेंगे, वो तो संभव नहीं। लेकिन आप क्या कहते हो, केजरीवाल ने अगर, ठीक रहा साहब, केजरीवाल ने अगर 70 में 67 सीटें प्राप्त की तो क्या आपका भाव उसके प्रति कोई ठीक हुआ, सम्मानजनक हुआ? नहीं। फिर भी वो नाना प्रकार के जिन जिन नामों से संबोधित होता था पहले, उतने से होता रहा। अब 70 में 67 के बाद क्या जनादेश लाएगा कोई? 325 सीटें भाजपा ने यूपी में जीती, क्या समाजवादी या कांग्रेस का भाव उसके प्रति थोड़ा हुआ कि भाई हाँ एक जनादेश है इसके पास, पीपल्स विल इसके साथ है? नहीं ना। आप यूपी और बंगाल के जनादेश में फर्क करते हैं। यूपी में जनादेश अच्छा है, पवित्र है, जनादेश, बंगाल का जनादेश अपवित्र है। ममता ने षड्यंत्र पूर्वक चुनाव जीता है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और कहां बजाओगे भैया? अब 5 साल बाद ही बजाओगे। लालू जीत जाए तो दूसरी व्याख्या, नीतीश जीत जाए तीसरी व्याख्या, रघुवर दास मुख्यमंत्री हो जाए अलग व्याख्या, और मरांडी हो जाए अलग व्याख्या, और हेमंत सोरेन हो तो अलग व्याख्या। मैं ये बात कह रहा था प्रशांत उमराव जी, जनादेश तो एक ही है ना, भारत का आदमी ही तय करता है। ये किसने कहा कि ममता ने षड्यंत्रपूर्वक चुनाव जीता है? ये तो हमने कभी नहीं कहा। हमने तो कभी नहीं कहा ममता ने षड्यंत्रपूर्वक चुनाव जीता है। हम बताएंगे किसने कोट? हाँ। जनादेश की सीमाएं होती है जी। तो हम ये क्यों नहीं मानते राव साहब, हम लोग ये क्यों नहीं मान लेते, राजनीतिक लोग से लेके सब लोग, कि जो भी जनादेश आया वो कम से कम ये तो माने किसी भी दल के पक्ष में आए वो एक सा पवित्र है, हर राज्य का जनादेश, या उसकी पवित्रता में भी हम अंतर करेंगे? नहीं, स्वीकार तो करना पड़ेगा, जनादेश को स्वीकार तो करना कि ये हरिद्वार की गंगा है, ये कानपुर की गंगा है, ये बनारस की गंगा है, ये गंगा सागर की गंगा है। ऐसा तो नहीं करो महाराज। सुधा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जी अमिताभ जी, मैं आपकी बात में बस एक चीज जोड़ना चाहूंगी। जैसे अगर आज क्या वोटिंग की परसेंटाइल की बात करें, जो आपने बात की उसी को आगे बढ़ा रही हूँ मैं, ठीक, अपना सिर्फ राय देना चाह रही थी मैं। 43.76% वोट पड़ा हुआ है। जो आपने बात किया जनादेश की, अब उस 43% में सारी पार्टियों को वोट पड़े होंगे, सबका उसमें होगा, किसको कितना मत मिला है इसके आधार पे आप जानेंगे ना कोई मुद्दा कहां तक किसके पास तक पहुंचा। हम इसको नहीं भूल सकते कि जो बनारस की, मैंने सिर्फ एक बात की कि अगर इतना % लोग ने वोट दिया है, जब 5 बजे तक की बात तो मैंने बताया आपको, तो उसमें भाजपा को भी लोगों ने दिया होगा, कांग्रेस को भी दिया होगा, सपा को भी दिया होगा, अन्य पार्टियों को भी। बिल्कुल। तो उसमें जनादेश आपने कहा देखा, जनादेश आप 43% में देख रहे हैं, आप 100% की तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। सुधा जी तो ठीक हो सकता है एक ब्रेक ले ले। आपने अच्छा सवाल उठाया, इस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। एक ब्रेक ले ले 20 सेकंड का। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है।
केसीमरम व तेलम 1957 से दर्द पे असरदार। प्रयाग पीटीएमटी पॉजिटिव सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तेलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तेलम 1957 से दर्द पे असरदार। एक बात कांग्रेस ने जो उठाई ना, ये बात तब तक औचित्य नहीं रखती मेरी दृष्टि में जब तक भारत संसदीय लोकतंत्र में कोई और व्यवस्था नहीं चुन लेता अपने लिए, तब तक इस बात का कोई औचित्य नहीं। मुझे तो आंकड़े उतने याद नहीं रहते, राव साहब को जरूर ये उनके पास दिमाग में होंगे। इस देश में आज तक संसदीय जीवन की अगर बात करें, लोकसभा के चुनावों की, कितनी बार 51% पर सरकार बनी? नहीं ना। अरे 29-29% पे तो कांग्रेस शासन कर गई देश में, लेकिन हमने तब भी उस सरकार को पवित्र माना। मेरी बहस का कुल लबो-लबाब इतना, अरे रुक जाओ भैया अमान खान, कुल लबो-लबाब इतना, जनता जिसके भी माथे रोली तिलक लगाए, जनता का हाथ पवित्र, जनता की रोली चंदन पवित्र। आपके ही माथे लगे तो पवित्र होगा, ये भाव ठीक नहीं। मैं इस भाव के खिलाफ रहता हूं। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बन जाए 10 तारीख को, मेरे लिए वो पवित्र जनादेश होगा, सिर झुकाने लायक जनादेश होगा। मेरे प्रदेश ने फैसला किया, और जो व्यवस्था अभी है वही व्यवस्था रहेगी ना। या तो भारत फिर बैठ जाए एक बार संसद में, या रेफरेंडम करा लो इस पर कि भाई नहीं, हम 51% पे ही सरकार मानेंगे, तो हो जाए परिवर्तन। लेकिन जब तक नहीं होता, तब तक जो सिद्धांत भारत ने स्वीकार किया अपने लिए, और जिन लोगों ने स्वीकार किया था वो लोग भारत के सर्वकालिक मेधा के प्रतीक थे। वो लोग हम लोगों से बहुत बड़े थे। वो लोग आज की जो लीडरशिप है, क्या उसकी तुलना उस लीडरशिप से करेंगे जब उतने बड़े बड़े लोग थे? भारत की संविधान सभा का गठन देखा है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिस समय की सर्वोत्तम प्रतिभा मेधा उस वक्त संविधान सभा में नहीं आई हो। आज तो मोटरसाइकिल चोरी वाला भी सदन में है, गिरे कटी वाला भी सदन में है, बलात्कार का आरोपी भी है, डकैती का आरोपी भी है। एडीआर की रिपोर्ट हर बार ये कहती है। संविधान सभा में ऐसा नहीं था। तो अगर भारत ने जो रास्ता अपने लिए तय की, जो व्यवस्था, जो प्रक्रिया तय की, उससे जो सरकार निकल कर आती है, मेरे लिए वो सरकार पवित्र होती है। उसकी अगुवाई अखिलेश यादव करे, योगी आदित्यनाथ करे, प्रियंका गांधी करे, मायावती करे, जो करे सो अच्छा। ये भाव तो होना चाहिए ना। हमारी सरकार ना आए तो हम कहेंगे वो 40% की सरकार है। अच्छा, जब आप 26-27% पे बना लिए थे तब ठीक थी, तो वो 100% की थी। ये कड़वा कड़वा थ्रू मीठा मीठा गप मत करिए ना। मुश्किल से 2-3 दफा कुल भारत की आंखों के सामने अभी लोकसभा में ऐसा अवसर आया होगा जब 50 क्रॉस किया होगा, को 3 भी ना हो 2 ही हो अवसर। उनके कारण थे। कुछ इंदिरा जी की शहादत का मसला था। 51% की तो शायद मुरारजी की सरकार भी ना हो, या हो तो 80 पास की होगी। तो नियम एक रखिए। इसलिए दोहरा तर्क, दोहरा चरित्र राजनीति में ठीक नहीं। नपना एक रखो, उसी से अपनी सरकार नापो, उसी से योगी आदित्यनाथ की सरकार नापो, और उसी से ममता बनर्जी की, और उसी से अरविंद केजरीवाल की। यह मेरा सिर्फ इस बात पर जोर, इतनी बात पर रहता है। यह है जनादेश का सम्मान की तरीका। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो मान लीजिए हमारे मन में जनादेश के लिए सम्मान नहीं है, हम मजबूरी का नाम कर रहे हैं कि भाई ठीक है,
ना मानने का तो कोई इस विकल्प है नहीं, तो चलो फिर ठीक है, मान लेते हैं। ये तरीका ठीक नहीं। पोस्ट चुनाव के बाद का गठबंधन नहीं होना चाहिए नैतिक रूप से, ठीक है, लेकिन अभी मान्यता है ना, अभी मान्यता है ना। या तो ये तय हो जाए, भारत तय कर ले कि चुनाव बाद का गठबंधन मान्य नहीं होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर मान्य है तो लोग एक्सरसाइज करेंगे उस पावर को, उस प्रक्रिया को। भारत में केंद्र में बहुत सारी सरकारें ऐसी बनी, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस राज्यों में बनी। उत्तर प्रदेश ने 90 के दौर में वो दौर देखा है बहुत अच्छे से। इसलिए मैं कहता हूं, जो व्यवस्थाएं हैं भारत ने स्वीकार की हैं संसद के पटल पर या संविधान सभा के जरिए, संविधान के जरिए, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए ना। जब तक वो बदल नहीं जाए, जब तक वो अस्तित्व में हैं, तब तक उनका सम्मान होना चाहिए मित्र। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव होते रहेंगे। इस देश के की महान जनता ने, इस प्रदेश की महान जनता ने जिसको भी चुना हो, उसका सम्मान होना चाहिए। एक बार मैंने किसी में कहा था, लखनऊ में एक कार्यक्रम था, मैंने कहा था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक पन्ना ये भी जो मुझे समझ आता है वो ये, उस वक्त अखिलेश जी मेरे साथ थे उस कार्यक्रम में, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त उत्तर प्रदेश के, कि प्रदेश का चेहरा होता है, प्रदेश में एक चेहरा चुनना हो तो मुख्यमंत्री, और देश का चेहरा चुनना बताना हो किसी को तो प्रधानमंत्री। इसमें हमारी सहमति का प्रश्न नहीं। हमको अच्छा लग सकता है, नहीं भी लग सकता, इससे क्या होता है। संसदीय लोकतंत्र की ये तहजीब है, यही तमीज है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।